जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है योजनाओं से संबंधित। दोस्तों वीडियो आने के डिले के पीछे कुछ नहीं, थोड़ा सा समस्याएं आ गई थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। तो अब देखते हैं हम लोग योजनाओं से संबंधित, क्योंकि योजनाओं के क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। दोस्तों बस बड़े एग्जाम में उसके डिटेल से अंदर पूछ लेता है और छोटे एग्जाम में उसकी डेट या तारीख वगैरह ही पूछ लेता है, या किससे जुड़ी हुई योजना है या किस मंत्रालय की योजना है। दोस्तों तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं हम लोग देखते हैं, और केंद्र सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो वीडियो दोस्तों बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनने हैं इसके योजनाओं के बेसिकली। बाकी इकोनॉमी का जो पूरी अगर बात करें तो इकोनॉमी के पूरे वीडियो पेड ग्रुप में चल रहे हैं हमारे। और दोस्तों इसके लिए पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं, किसी को खरीदना है। और ये नंबर है बहुत ही जो उससे लिखा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइल किया गया है। दोस्तों पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, किसी भी इसे फोटो दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों तो ये देखिए नंबर है 7905608369। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यस लिख के व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में किसी भी चैनल में आप चले जाइए, वहाँ पे यस लिख दीजिए तो आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों तो ये नंबर से आपको पूरे हर प्रकार का अर्थात इकोनॉमी के जितने भी हमारे पास वो लिंक होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सारे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। दोस्तों तो हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, अगले वीडियो में भी यही पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं, जैसे पहले ही है तो ये योजना मैंने, आप सोचेंगे कि भाई एक ही इसमें क्यों कंबाइन कर दिया है, तो इसके पीछे तर्क ये है कि भाई ये सारी योजनाएं जो है जल्दी कहीं मिलती नहीं है, नई योजनाएं बेसिकली, और मिलती भी हैं तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा उसमें दिया होता है। मैंने केवल एग्जाम के हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को, फैक्ट को इसमें समेटा है। और हाल ही में आरओ का एग्जाम लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों भाई। और साथ में पीसीएस मेंस भी लगेगा तो उसमें भी ऐसी योजनाएं पूछ लेता है। तो ये योजनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे पहला है 20 सूत्री कार्यक्रम। कुछ दो चार पुरानी योजनाएं इसलिए समेट लिया है क्योंकि ये भी पूछ लेता है, मैच करने के लिए आ जाता है, या निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा नाम, कब शुरू हुई और इसका परिचय देखते हैं केवल बस। जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम है दोस्तों, ये 1975 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1975 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लगा हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन वही है कि ये योजना प्रारंभ हो जाती है और ये ग्रामीण गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए लाई गई थी। दोस्तों ग्रामीण गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, और इस योजनाओं के टोटल 119 विषय थे। बस इतना याद रखना है कि ये कब शुरू हुई थी और किससे संबंधित है, बस दोस्तों। और हम लोग देखते हैं अगली कौन सी है, तो मापलाड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। मापलाड योजना ये 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 23 दिसंबर 1993। ये डेट जरूर याद रखिएगा। मानव अधिकार आयोग वाला उसी से रिलेट कर लीजिए क्योंकि वो भी उसी समय का है। तो ऐसे इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अर्थात जो सांसद वगैरह होते हैं इनको कुछ राशि आवंटित की जाती है जो कि अपने क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का वो सांसद है वहां पे खर्च कर सकते। तो इसके लिए एक योजना लाई गई थी, मापलाड योजना। दोस्तों ये किस लिए है, देखिए, विकास का लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनता को उनके प्रतिनिधि, मतलब सांसद प्रतिनिधि होती हैं, जनप्रतिनिधि इनको कहा जाता है, नेताओं को, तो वही प्रतिनिधि के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ये सरकार का मापलाड योजना में प्लान था। तो इसमें देखिए लिखा है कि सांसदों को प्रारंभ में इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, आवंटित किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में 5 करोड़ इसकी सीमा कर दी गई है। अर्थात 5 करोड़ इनके पास होते हैं और ये खर्च कर सकते हैं सड़क बनवाने में, नल वगैरह या कुछ भी इस टाइप से करवाना, पार्किंग वगैरह कुछ भी करना है जो उस क्षेत्र का सांसद होगा। दोस्तों अगली चलते हैं, अब वर्तमान की योजनाएं देखते हैं। ये है आपकी आयुष्मान भारत योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत पूछी जाती है। तो आयुष्मान भारत योजना ये कब शुरू हुई? तो 2018 अर्थात 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। और ये कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये झारखंड से शुरू हुई है, झारखंड के रांची से। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरू हुई थी, तो रांची से शुरू हुई थी दोस्तों 2018 में। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पीएमजे योजना। क्या कहेंगे? पीएमजे योजना, जे, ठीक है। तो पीएमजे योजना के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है दोस्तों। हाँ, ये जरूर याद रखना कि ये एक बीमा योजना है, अर्थात इसमें
बीमा इंश्योरेंस दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी योजना विश्व की है, केवल भारत की नहीं दोस्तों, क्योंकि भाई भारत सबसे बड़ा जनसंख्या सेकंड नंबर पे है सबसे बड़ा, तो ऐसी योजना भी चलेगी तो बड़ी अपने आप हो जाएगी दोस्तों, इसलिए याद रख सकते हैं आप लोग। तो भाई विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना होती है, और ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, आपको सामने लिखा हुआ है। और इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए मुहैया कराया जाता है। कितना दोस्तों? तो 5 लाख रुपए मुहैया कराया जाता है प्रत्येक लाभार्थी को। अच्छा, लाभार्थी का कौन होंगे? तो ये परिवार के सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन, कितने होते हैं? तो परिवार के सदस्य ही इसमें लाभार्थी हैं। और अच्छा, ये सरकारी योजना है जो तो है, लेकिन ये निजी अस्पतालों में भी लागू होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सरकारी एवं निजी अस्पताल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि निजी में भी लागू है। तो सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी इस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर का चिकित्सा तो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इसमें किसको शामिल किया गया है? माध्यमिक और तृतीयक जो उपचार होता है इसको, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा को छोड़ दिया जाए तो माध्यमिक और तृतीयक जो उपचार है, चिकित्सा है, इसको इसमें शामिल किया गया। प्राथमिक तो यही स्वास्थ्य, आप सामुदायिक स्वास्थ्य वगैरह होते हैं उसमें जाके आप दिखा सकते हैं, या नॉर्मल किसी भी क्लिनिक में जाके दिखा लेता आदमी। तो लेकिन सेकेंडरी और थर्ड जो उपचार होता है उसके लिए है ये, अर्थात बड़े जो इलाज के लिए होता है उसके लिए ये बीमा किया गया है। अच्छा, SDG थर्ड क्या है? तो SDG आप लोग सब जानते होंगे कि यूएनओ के 17 लक्ष्य हैं। कितने? 17 लक्ष्य हैं दोस्तों, यूएनओ ने जो घोषित किए हैं, उसमें से भारत भी इस लक्ष्यों को स्वीकारता है, 16 लक्ष्यों को। तो उसमें से थर्ड जो लक्ष्य है वो स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों। भाई हमने सारे यूएनओ के लक्ष्य याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है। जैसे स्वच्छ वाला पूछ लेता है 6 में है, ऐसे ही जैसे पहला है तो निर्धन है, दूसरा है तो भुखमरी है, तीसरा इस टाइप से तो स्वच्छता आ जाती है, वो स्वास्थ्य आ जाता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें आ जाती हैं। चौथा शिक्षा, 5वां लैंगिक समानता। तो ये कहने का मतलब SDG गोल जो है ये याद होना चाहिए, और 2030 तक के लिए है ये गोल, तो ये याद रखिएगा इसमें। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट रख दिया क्योंकि ये इसमें ही इम्पोर्टेंट लिख दिया है, बाकी और के अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिए करिए। गोल 17 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो याद रखे जा सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, इसी के अंतर्गत और योजनाएं कौन कौन सी चल रही है। तो एक चल रही है PMJ सेहत योजना। PMJ सेहत योजना भी इसी का ही आयुष्मान भारत का हिस्सा है एक प्रकार से। और ये 26 दिसंबर 2020 को ये जम्मू कश्मीर के सभी 21 लाख नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। अच्छा भाई, जम्मू कश्मीर जो है आप सब लोग जानते होंगे ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना चल रही है, और ये भी स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है, PMJ सेहत योजना दोस्तों। इसमें याद क्या रखना है हम लोगों को, इससे पहले PMJ सेहत योजना जम्मू कश्मीर के कुल 6 लाख लोगों को हेल्थ कवरेज प्राप्त था इसके पहले, ठीक है। तो अब इसमें कितनी संख्या बढ़ा दी? 6 लाख से 21 लाख लोगों को कर दिया है। अब इसमें कितना? 21 लाख लोगों को कवरेज है इसमें। अगली कौन सी है? तो आयुष्मान CAPF योजना। आयुष्मान CAPF योजना ये 23 जनवरी 2021 से शुरू होती है दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा। तो आयुष्मान CAPF योजना ये कौन सी योजना है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योजना है। कौन सी है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के स्वास्थ्य के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? आयुष्मान CAPF योजना। और ये कब शुरू हुई? 23 जनवरी 2021 को। कहाँ से शुरू हुई थी? ये असम के गुवाहाटी से शुरू हुई थी। गुवाहाटी जो है असम का, यहाँ पे अपने गृह मंत्री अमित शाह गए और वहाँ पे इन्होंने उद्घाटन इसका किया था योजना का। तो ये योजना जो है आपकी कौन सी है? CAPF योजना लॉन्च की है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इसमें 20 लाख कर्मचारी, अर्थात जो CAPF अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कितने कर्मचारी? तो 20 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। किससे? CAPF योजना, आयुष्मान CAPF योजना। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है हमारे सामने वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है स्वामित्व योजना। भाई ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि गांव में ये योजना चल रही है, स्वामित्व योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसी पहली योजना है जो इस तरह की है, ऐसी गांव में नहीं चली है। भाई होता क्या है, जैसे आप लोग सब जानते होंगे खेत वगैरह होते हैं तो उसका खसरा, खतौनी, लेखपाल वगैरह ये सब रखते हैं, ठीक है। तो भाई ये खेत में तो चलो हो गया कि उसका लेखा पड़ जाता है, लेखा जोखा है, लेकिन गाँव में जो घर वगैरह होते हैं उसका लेखा जोखा नहीं होता है दोस्तों।
भाई रजिस्ट्री जैसे शहरों में तो रजिस्ट्री वगैरह होता है, प्लाटिंग वगैरह होती है, लेकिन गांव में ऐसे कुछ भी नहीं है। गांव में तो अपना मौखिक चलता रहता है। तो वही चीज़ें हैं कि इसको भी ऑफिशियल बनाया जाए, इसको भी एक लेखांकन रूप दिया जाए। तो उसके लिए योजना चल रही है स्वामित्व योजना। जैसे खतौनी होती है, ऐसे ही इसके तहत एक प्रकार से घरौनी बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी? घरौनी स्वामित्व योजना के तहत बननी है। अच्छा, ये योजना चली कब है दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2020। अच्छा, 24 अप्रैल क्यों लिया ये तो आप लोग सब जानते होंगे। पंचायती राज शुरू होता है इसलिए, क्योंकि गांव में है तो पंचायती राज है। तो 24 अप्रैल को ये शुरू होती है 2020 में दोस्तों। कौन सी? स्वामित्व योजना। हालांकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, लेकिन फिर भी योजना तो चालू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने लिखा है कि ग्रामीण नागरिकों हेतु उनकी अपनी भूमि के स्वामित्व के लिए। कौन सी भूमि? अपनी भूमि के स्वामित्व की वैधता अर्थात लीगल करने के लिए, उसको मुहैया कराने के लिए ये योजना चल रही है। वैधता प्रदान करने के लिए, क्योंकि वैधता अभी तक नहीं होती है, लोकल रूप से चलती है। अगला ये इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने चलाई है? पंचायती राज मंत्रालय की योजना है दोस्तों। किसकी है ये? केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। और ये कब तक चलेगी दोस्तों? तो ये भाई 2024 तक इसमें लगभग 6.62 लाख अर्थात लगभग 6.5 लाख से अधिक गाँव में ये किया जाएगा। अर्थात स्वामित्व योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। और ये घरौनी कितने उसमें बने गाँव में? तो 6.5 लाख से अधिक गाँव में ये घरौनी बनना है। पूरे देश में बनना है दोस्तों, याद रखना। हालांकि अभी कुछ राज्य शामिल किए गए थे, लेकिन पूरे देश में ये होगा। ठीक है, अगली कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है? तो हमारे सामने है आत्मनिर्भर भारत योजना। ये कौन भूल सकता है भाई? आत्मनिर्भर भारत योजना इतनी इंपॉर्टेंट योजना है। तो आत्मनिर्भर आप लोग सभी जानते होंगे कि आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट होना। भाई हमारे इंडिया जो है दूसरे देशों पर निर्भर है बेशक, तो इसमें पीएम जी ने ये कहा, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि इसका मतलब ये नहीं कि आप संकीर्ण होकर केवल अपने देश के बारे में ही चीज़ें समेट के रखें या दूसरे देशों से व्यापार या कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सीधा सा आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि आप अपने आप में सक्षम हैं हर चीज़ में, और साथ में दूसरे देशों को भी उसमें सक्षम बनाने का प्रयास करना है दोस्तों। भाई अपने देश तो सक्षम है, करना ही करना है, और साथ में दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखते हुए उनका भी सहयोग करना है और उनसे सहयोग लेना, दोनों शामिल हैं दोस्तों। ये स्पष्ट रूप से मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये संकीर्ण विचारधारा नहीं है कि आप लोग सोच लें कि भाई ये आत्मनिर्भर का मतलब अपने आप को समेट लेना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना सहायता करना दूसरे की और स्वयं की सहायता उससे लेना भी इसमें शामिल किया गया दोस्तों। तो 12 मार्च 2020 को चलती है कौन सी? आत्मनिर्भर भारत योजना दोस्तों। और ये कोरोना काल ही था उस समय, आप लोग देख रहे होंगे 2020 में। इस समय लॉकडाउन शुरू होने वाला था, हालांकि अभी नहीं हुआ था, 24 मार्च से शुरू हुआ था। तो ये उसी समय की आत्मनिर्भर भारत योजना है दोस्तों। तो भाई आत्मनिर्भर भारत योजना को इम्पोर्टेंट इसमें इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसमें जो स्तंभ रखे गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको 5 स्तंभ अर्थात 5 स्तंभों में बांटा गया है। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं दोस्तों? याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अर्थव्यवस्था, अच्छा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे भाई सड़क हो गया, विद्युत बिजली वगैरह हो गया, जल की उपलब्धता हो गई, लॉजिस्टिक हो गया मतलब परिवहन वगैरह। तो ये कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काउंट होता है कि देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आर्थिक लाभ बहुत होता है, मतलब आर्थिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इससे फायदा ही होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का मजबूत होता है वहाँ पे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है दोस्तों। तो अगली कौन सी इसमें शामिल है? तकनीकी, टेक्नोलॉजी। ये भी जरूरी है भाई, तकनीक के माध्यम से ही देश का विकास किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तकनीकी बहुत बड़ी विकास में भूमिका निभाती है। तो यह है कौन सी? तकनीकी। तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक। अगला कौन सा है? डेमोग्राफी। उसके मामले तो हम लोग सबसे आगे हैं दोस्तों, मतलब दूसरे नंबर पर है, अर्थात जनसंख्या, वो भी जरूरी है भाई। जनसंख्या नहीं होगी तो कैसे ही विकास होगा? तो ये एक वरदान के रूप में इसको साबित वो करिए, अभिशाप ना समझिए। अर्थात जो अपनी डेमोग्राफी है इसका उपयोग किया जाए, इसको पूंजी के रूप में, मानव पूंजी के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो इसके उसमें शामिल किया गया है। अगली कौन सी? डिमांड दोस्तों। भाई मांग क्रिएट नहीं होगी तो लोग कैसे व्यापार करेंगे? सीधी बात है, ठीक है। तो मांग, डिमांड भी बहुत जरूरी है। लोग खरीदेंगे नहीं तो बनाएंगे क्यों?
समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? भाई लोग खरीदेंगे अर्थात मांग करेंगे तभी तो उत्पादन होगा दोस्तों। तो ऐसे ही इसलिए शामिल किया गया डिमांड। तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा इसके दोनों आगे के अक्षर याद रखिएगा, कौन सा, EITDD याद रखना है। पांचों स्तंभ है, 5 इसके खंबे हैं, याद रख सकते हैं, EITDD। ठीक है दोस्तों। तो ई से क्या हो गया, इकोनॉमी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी, डी से डेमोग्राफी और डी से डिमांड। ये दोस्तों पांचों याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें मतलब आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में कौन कौन से स्तंभ हैं हमारे सामने, तो ये 5 स्तंभ हैं दोस्तों। अच्छा, फोकस इसमें किस किस को किया गया है, तो 5L वो 4L है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो 4L को इसमें फोकस किया गया है। भाई 4L का मतलब क्या है, तो पहला लैंड भूमि होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, लिक्विडिटी तरलता होनी चाहिए मतलब पैसा होना चाहिए, और लॉज कानून होने चाहिए सरल उसके। तो इस पर फोकस किया गया है। किस 5 चीजों 4 चीजों पर, कौन कौन से, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाइबिलिटी, सॉरी लॉज। ठीक है, तो ये याद रखना, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज कानून। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूमि हो, श्रम हो किसी भी देश के, तरलता मतलब पैसा हो, और साथ में लॉज कानून उसके सरल हो, तो वहाँ पे ये विकास आत्मनिर्भर किया जा सकता है। तो ये आपकी कौन सी योजना होगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, ये भी हो जाती है क्योंकि ये जल शक्ति से जुड़ी हुई है। तो जल शक्ति अभियान, क्या नाम है, जल शक्ति अभियान। आप लोग जानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय भी बना दिया गया है। तो जल शक्ति जो अभियान है, ये इसके पीछे लाने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं दूसरा नाम क्या है। तो इसी अभियान को कैच द रेन अभियान भी कहा जाता है। कैच का मतलब जानते हैं पकड़ना, और रेन मतलब वर्षा, वर्षा को पकड़ना। अब पकड़े का मतलब ये नहीं कि आप हाथ लगा के खड़े हो जाए पकड़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि जो बारिश हो रही है, अगर इस पानी को रोक लिया जाए दोस्तों, किसी प्रकार से पानी को आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, तो उस पानी का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं, या अन्य चीज़ों में परियोजनाएं कोई भी चल रही होती उसमें किया जा सकता है। बांध बना के बिजली भी बनाई जा सकती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि आप जो वर्षा का पानी है इसको रोकने का, संरक्षित करने का प्रयास करें। तो इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, कैच द रेन अभियान दोस्तों। क्योंकि पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, फिर वाष्प बन के आता है, फिर वो होता है। तो कहने का मतलब उतने ज़्यादा नहीं, अगर उसको संरक्षित कर लिया तो हमने पानी को जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया, और जिस क्षेत्र में नहीं उसमें ज़्यादा संरक्षण की जरूरत है। तो देखिए 22 मार्च, कौन सी डेट है, 22 मार्च, आप लोग याद होगा जल दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिन चला है कौन सा, कैच द रेन अर्थात जल शक्ति अभियान। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, ऐसे ही 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। इसी दिन शुरू हुई थी कौन सी, जल शक्ति अभियान 2021 में ही शुरू हुई है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है भाई, वर्षा की बूंदों को सहेजते हुए, मैंने बोला ना अभी कि वर्षा जो है उसके पानी को संरक्षित करना है, सहेजते हुए जल का संरक्षण करना, ताकि भूमिगत जल मतलब लैंड वाटर जो है, भूमिगत जल पर निर्भरता कम हो सके। अर्थात जो हम लोग भूमि से निकालते हैं जल, उस पर निर्भरता कम कैसे होगी, जब हमारे पास दूसरा जल उपलब्ध होगा। दूसरा जल कौन सा, जो ऊपर से आया मतलब बारिश से, तो नीचे से तब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऊपर से जो बारिश का पानी है उसी से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो जिससे जल संकट की चुनौतियां दूर हो जाएंगी, और इससे जो समस्याएं बनी हुई हैं इससे निपटा जा सकता है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए करना क्या होगा, तो मानसून आने से पहले, मानसून आता है आप लोग सब जानते हैं, जून में आता है, जून जुलाई में बारिश होती है। तो मानसून के आने से पहले, कितने दिन पहले, 100 दिन पहले, ये इंपॉर्टेंट डेट वो समय है दोस्तों। तो मानसून के आने से 100 दिन पहले आप, ये नहीं कि मतलब जब प्यास लगी तब गड्ढा खोद लो या कुआं खोद लो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो वही कह रहे हैं कि जब बारिश होने वाली है उसके 100 दिन पहले तैयारी रखें आप। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, कि 100 दिन पहले हर घर में जल संरक्षण की तैयारी करना। अच्छा, तैयारी के लिए क्या करना होगा, वहाँ पे आप कुआं खोद सकते हैं, नहरें खोल सकते हैं, छोटे छोटे तालाब बनाए जा सकते हैं, तलैया जिसको कह देते हैं। मतलब कहने का, और इनका अगर वो मलबा वगैरह जमा है और साथ जमा है तो इसको साफ करवाया जा सकता है। जैसे है भी तो वहाँ पे मलबा जमा होता है तो पानी के भरने की जगह नहीं होती, तो उसको साफ किया जा सकता है। तो इन सब की सफाई करना या खोदना इसी में शामिल है। अच्छा, इसको पैसा कहाँ से आएगा, तो आप लोग सब जानते हैं कि मनरेगा से पैसा आएगा। फंड कहाँ से होगा, मनरेगा, अर्थात जो मनरेगा में पैसा आता है जहाँ से, वहीं से इसमें पैसा इसको दिया जाएगा, जो यहाँ पे काम किया जाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो जल शक्ति अभियान, इसी को कैच द रेन अभियान कहते हैं। 22 मार्च को शुरू हुआ है 2021 में ही, और इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा की जल को संरक्षित करना।